नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतरने वाले हैं जिनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और विवादास्पद भी। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं थॉमस हॉब्स की, और खास तौर पर जो हमारे श्रोता यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो हॉब्स को समझना मतलब बहुत ही जरूरी है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स को जानना नहीं है, बल्कि हॉब्स की सोच के पीछे की वजह को समझना है। सही कहा। कहते हैं ना, और ये बात लास्की ने भी कही थी, कि हर विचारक अपने समय की उपज होता है। हाँ, एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। ये बात मैकियावेली पर भी लागू होती है, लेकिन हॉब्स के मामले में तो ये शायद 100% सच है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हॉब्स का समय आखिर था कैसा? मतलब उस दौर में इंग्लैंड में चल क्या रहा था? देखिए, वो दौर बहुत ही उथल-पुथल वाला था। आप सोचिए, हॉब्स का जन्म हुआ 1588 में। 1588 में। और वो भी ठीक उस समय जब स्पेनिश अर्माडा, मतलब स्पेन का जो विशाल जहाजी बेड़ा था, वो इंग्लैंड पर हमला करने आ रहा था। ओहो। तो पूरे देश में एक दहशत का माहौल था। हॉब्स ने बाद में अपनी सबसे मशहूर किताब लेवियाथन में लिखा भी, मेरी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मुझे और डर को। आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर, मतलब मैं और डर एक साथ पैदा हुए थे। ये लाइन ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, और ये डर उनकी पूरी जिंदगी और उनके दर्शन का, हम कह सकते हैं, एक केंद्रीय हिस्सा बना रहा। तो ये सिर्फ जन्म के समय का डर नहीं था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका पूरा जीवन इंग्लैंड के सबसे खूनी दौर में से एक में गुजरा। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश सिविल वॉर की, जिसे प्यूरिटन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। हाँ, ये राजा यानी चार्ल्स प्रथम और संसद के बीच सत्ता के लिए एक भयानक संघर्ष था कि देश पर राज कौन करेगा। इसके अलावा पूरे यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच धार्मिक युद्ध भी चल रहे थे। तो हर तरफ अराजकता थी, हिंसा थी, असुरक्षा थी। तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जब सत्ता बिखर जाती है तो समाज का क्या हाल होता है। एकदम। तो उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि सबसे अच्छी सरकार कौन सी है, बल्कि ये था कि किसी भी तरह की अराजकता से कैसे बचा जाए। उनके लिए सबसे जरूरी चीज थी प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, जीवन की सुरक्षा। एकदम सही। बाकी सब कुछ इसके बाद आता है। और इसी अनुभव ने उन्हें मानव स्वभाव के बारे में एक बहुत ही निराशावादी निष्कर्ष पर पहुंचाया। हाँ, चलिए इस पर आते हैं। ये माहौल का असर तो समझ आता है, लेकिन हॉब्स के अनुसार मनुष्य का स्वभाव है कैसा? क्या वो स्वभाव से ही स्वार्थी है? देखिए, हॉब्स का मानना था कि इंसान की जो सबसे बुनियादी और सबसे शक्तिशाली भावना है, वो है शक्ति पाने की इच्छा। शक्ति पाने की इच्छा। हाँ, और आत्मसंरक्षण की। उनका मानना था कि मनुष्य एक जटिल मशीन की तरह है। और उनकी एक बहुत मशहूर लाइन है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। हाँ, बताइए। मनुष्य का जीवन शक्ति के बाद शक्ति की निरंतर खोज है, जो केवल इसकी मृत्यु के साथ समाप्त होती है। मतलब इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा और ज्यादा चाहिए। और जब हर कोई इसी दौड़ में लगा हो, तब तो टकराव होना तय है। बिल्कुल। और यहीं से हॉब्स हमें अपनी सबसे डरावनी और प्रसिद्ध अवधारणा की ओर ले जाते हैं, प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर। हाँ, वो कहते हैं, सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कोई सरकार नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कानून नहीं। उस दुनिया में क्या होगा? जंगल राज होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक यही शब्द। हॉब्स कहते हैं कि यह सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध की स्थिति होगी, अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। मतलब कोई नियम नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कुछ भी सही या गलत नहीं है। कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तय करने वाला कोई है ही नहीं। आपका जीवन सुरक्षित नहीं है, आपकी कोई संपत्ति सुरक्षित नहीं है। आपको हर पल ये डर लगा रहेगा कि कोई आपसे ज्यादा ताकतवर आकर आपको मार देगा और आपका सब कुछ छीन लेगा। ये तो बहुत ही भयानक तस्वीर है। अगर हर इंसान सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र में है, तो समाज तो कभी बन ही नहीं सकता। कोई उद्योग, कला, साहित्य, ये सब तो दूर की बात है। इसी वजह से हॉब्स ने इस अवस्था में जीवन का वर्णन उन 5 शब्दों में किया जो हर स्टूडेंट को याद होने चाहिए। हाँ, सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। बिल्कुल। जीवन एकाकी, दीन, घिनौना, पाश्विक और क्षणिक होता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस जंगल राज से बाहर निकलें कैसे? मतलब अगर प्राकृतिक अवस्था इतनी भयानक है, तो मनुष्य इससे बाहर कैसे आता है? हाँ, और यहीं पर उनका जीनियस नजर आता है। हॉब्स कहते हैं कि इंसान के अंदर सिर्फ जुनून और इच्छाएं ही नहीं है, बल्कि तर्क भी है।
रीजन। अच्छा, और यही तर्क उसे बताता है कि मौत का लगातार डर किसी भी चीज से बुरा है। शांति और सुरक्षा की जो इच्छा है वो उसे इस भयानक स्थिति से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है। और इसी प्रेरणा से जन्म होता है सामाजिक समझौते का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एकदम सही। लोग अपने तर्क का इस्तेमाल करके ये समझते हैं कि अगर हर कोई अपनी पूरी आजादी का इस्तेमाल करेगा तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए वे आपस में एक समझौता करते हैं। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। ये समझौता लोगों का आपस में है, किसी राजा के साथ नहीं। बिल्कुल, ये समझौता लोगों के बीच होता है और वो तय करते हैं कि वे अपने सभी प्राकृतिक अधिकार, मतलब कुछ भी करने की आजादी छोड़ देंगे। सभी अधिकार? एक को छोड़कर, आत्मरक्षा का अधिकार, राइट टू सेल्फ प्रेजर्वेशन। अगर उनकी जान पर ही बात आ जाए तो वो अपना बचाव कर सकते हैं। अच्छा, तो वो अपने बाकी सारे अधिकार एक व्यक्ति या एक सभा को सौंप देते हैं। हाँ, और जिस व्यक्ति या सभा को ये सारे अधिकार सौंपे जाते हैं वही संप्रभु यानी सॉवरेन कहलाता है। और हॉब्स ने इसे एक बड़ा ही नाटकीय नाम दिया, लेविथान। ये लेविथान क्या है? लेविथान दरअसल बाइबल में जिक्र किया गया एक बहुत बड़ा समुद्री दैत्य है। ओके। जो इतना शक्तिशाली है कि कोई उसका सामना नहीं कर सकता। हॉब्स ने इस नाम का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया कि राज्य को इतना ही शक्तिशाली होना चाहिए, उसकी शक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो मतलब संप्रभु इस समझौते का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो इस समझौते का परिणाम है। हाँ, यही सबसे जरूरी बात है। वो समझौते का रिजल्ट है, इसीलिए वो समझौते की किसी भी शर्त से बंधा हुआ नहीं है। उसकी शक्ति असीमित है, मतलब एब्सोल्यूट है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार लेविथान बन गया तो लोग उसके खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते, भले ही वो कितना भी कठोर क्यों ना हो। लगभग यही। हॉब्स के अनुसार आप संप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं जब वो आपको खुद को मारने का आदेश दे या आपकी जान बचाने में नाकाम हो जाए। हाँ, क्योंकि सामाजिक समझौते का पूरा मकसद ही जीवन की रक्षा करना था। अगर शासक वही काम नहीं कर पा रहा तो समझौता एक तरह से टूट जाता है, लेकिन इसके अलावा आपको उसके आदेशों का पालन करना ही होगा। तो इस लेविथान की शक्ति असीमित है, अविभाज्य है और अदेय है। इसका मतलब क्या है? अविभाज्य यानी अनडिवाइडेड का मतलब है कि शक्ति को बांटा नहीं जा सकता। जैसे आज होता है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हॉब्स के हिसाब से ये सब नहीं हो सकता। सारी शक्ति संप्रभु के हाथ में होगी। हाँ, यहाँ तक कि चर्च भी राज्य के अधीन होगा, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। और कानून और स्वतंत्रता के बारे में हॉब्स क्या कहते हैं? देखिए, कानून के बारे में उनका नजरिया बहुत यथार्थवादी है। उनकी एक और प्रसिद्ध कहावत है, तलवारों के बिना वाचाएं महज शब्द हैं। Covenants without the sword or but words। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना सजा देने की ताकत के कानून का कोई मतलब नहीं है। लोग कानून इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें तोड़े जाने पर सजा का डर होता है। और स्वतंत्रता, व्यक्ति की आजादी का क्या? स्वतंत्रता के बारे में उनका विचार बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं स्वतंत्रता वहां है जहां कानून चुप है। Liberty is where the law is silent। हाँ, मतलब जिन चीजों के बारे में राज्य ने कोई कानून नहीं बनाया है, उन मामलों में आप आजाद हैं। आप क्या खाएंगे, किससे व्यापार करेंगे, लेकिन जिन मामलों में कानून है वहां आपको संप्रभु की बात माननी ही होगी। तो जब हम हॉब्स को पढ़ते हैं, एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है और एग्जाम में भी अक्सर इस पर सवाल बनता है। एक तरफ उनका पूरा सिद्धांत व्यक्ति और उसके जीवन की सुरक्षा पर केंद्रित है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति ही सब कुछ है। ये बात उन्हें एक व्यक्तिवादी, इंडिविजुअलिस्ट बनाती है। सही। लेकिन दूसरी तरफ वो इस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए ऐसे राज्य की वकालत करते हैं जिसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है, एक निरंकुश शासक। ये बात उन्हें एक निरंकुशतावादी, एब्सोल्यूटिस्ट बनाती है। बिल्कुल। तो हॉब्स असल में हैं क्या? एक व्यक्तिवादी या एक निरंकुशतावादी? ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इस पर अकादमिक दुनिया में काफी बहस भी होती है। कुछ विचारक हैं जैसे सीबी मैकफर्सन, उनका तर्क है कि हॉब्स एक व्यक्तिवादी के रूप में शुरू करते हैं लेकिन एक निरंकुशतावादी के रूप में समाप्त होते हैं। मतलब शुरुआत व्यक्ति से की पर अंत राज्य पर किया। हाँ, कि अंत में एक ऐसा शक्तिशाली राज्य बना दिया जो व्यक्ति को पूरी तरह से अपने अधीन कर लेता है। लेकिन क्या ये विश्लेषण पूरी तरह सही है? देखिए, दूसरा नजरिया भी है जिसे सबाइन जैसे विचारकों ने सामने रखा।
उनका तर्क है कि हॉब्स शुरू से लेकर अंत तक एक पक्के व्यक्तिवादी हैं। अच्छा। उनका निरंकुशतावाद व्यक्तिवाद का विरोधी नहीं, बल्कि उसे संभव बनाने का एक जरिया है, एक मीन्स है। अब सोचिए, हॉब्स के लिए व्यक्ति का सबसे बड़ा हित क्या है? जीवन की सुरक्षा। बिल्कुल। और ये सुरक्षा कैसे मिलेगी? केवल एक ऐसे राज्य के तहत जो इतना शक्तिशाली हो कि कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत ना कर सके। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि निरंकुश राज्य अपने आप में लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो व्यक्ति का जीवन बचाना है, और निरंकुश राज्य उस लक्ष्य तक पहुंचने का सिर्फ एक साधन है। एकदम सटीक। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। यही उनके तर्क का सार है। उनका निरंकुशतावाद उनके व्यक्तिवाद का ही तार्किक परिणाम है। हॉब्स के लिए बीच का कोई रास्ता नहीं था, या तो पूर्ण अराजकता या पूर्ण संप्रभुता। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे हॉब्स का पूरा दर्शन उनके हिंसक और अशांत समय की सीधी प्रतिक्रिया थी। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए वे हैं लेवियाथन, डी साइव, जिसका मतलब है नागरिक पर, और बेहेमोथ, जो उन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर के इतिहास पर लिखी थी। और उनके प्रभाव को हम कम नहीं आंक सकते। कार्ल मार्क्स ने उन्हें मजाक में हम सभी का पिता कहा था, फादर ऑफ अस ऑल। हाँ, जो दिखाता है कि बाद के विचारकों पर उनका कितना गहरा असर था। वो पहले ऐसे आधुनिक राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने राज्य की नींव किसी दैवीय अधिकार पर नहीं, बल्कि इंसानी तर्क और आपसी समझौते पर रखी। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। तो आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। हॉब्स का मूल तर्क था कि सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता का त्याग करना जरूरी है। आज की दुनिया में जहां सरकारें सुरक्षा के नाम पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नागरिकों पर नजर रखती हैं, जिसे हम सर्विलांस स्टेट कहते हैं, क्या हॉब्स का ये द्वंद्व पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो गया है? हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी कितनी निजी स्वतंत्रता कुर्बान करने को तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हॉब्स के समय से ज्यादा आज हमारे लिए जरूरी है।